नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज हमारे खास मेहमान हैं मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा। स्वागत है आपका। हाल ही में आपने सांस्कृतिक प्रदूषण के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है। क्या होती है यह सांस्कृतिक प्रदूषण और क्या जंग लड़ रहे हैं आप? देखिए, किसी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है और कहावत है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दो। मैं जब भी कभी या कोई भी किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात करते हैं तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर रिजर्व्स की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि मेरी भारत की संस्कृति, मेरे भारत की ट्रेडिशन, मेरी भारत की वैल्यूज़ का एक बड़ा खजाना मेरे पास है। और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्नाइजेशन, मुझे वेस्ट से कोई शिकायत नहीं है। वेस्ट के सभ्यता के अंदर, वेस्ट के ट्रेडिशंस में अगर कुछ अच्छी बातें हैं, मेरी संस्कृति उनमें से ग्रहण करे, लेकिन मेरी संस्कृति को, मेरे भारत की संस्कृति को इरेडिकेट कर वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को थोपना। क्या है वेस्टर्नाइजेशन आपके हिसाब से? क्या है वर्तमान में आप क्या ऐसा देखते हैं जिसको आप सांस्कृतिक प्रदूषण कह रहे हैं? देखिए, पूरा विश्व देख रहा है कि आखिरकार भारत देश के अंदर कैसे 3 पीढ़ियां एक किचन के अंदर खाना बनाती हैं, एक मकान के अंदर रहते हैं। यूरोप का 16 साल का बच्चा घर छोड़कर बाहर निकल जाता है, अगर पिता की डेथ हो तो उसे खोजते हैं कि इसके बायोलॉजिकल प्रोजेनी को ढूंढो, कहाँ पर है लोग। ये मेरे देश की कल्चर में नहीं है। मेरे देश की कल्चर के अंदर पारिवारिक वैल्यूज़, और अगर मैं ये कहता हूं कि अगर दूसरों विदेशियों की कल्चर से मुझे कुछ सीखना है तो जो अच्छी बातें मैं सीखूं। नहीं, अब कौन किसके घर में रहता है वो तो किसी की व्यक्तिगत चॉइस है। मंत्री जी, आप इसके बारे में क्या करने? देखिए, मेरा ये कहना है कि ओल्ड एज कल्चर मेरे देश की कल्चर नहीं है। ओल्ड एज कल्चर, ओल्ड एज होम कल्चर विदेश यूरोपियों की कल्चर है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, खान पान के क्षेत्र के अंदर, मैं कहता हूं क्या ड्रग एडिक्शन या ड्रग्स लेने की शुरुआत अगर मालूम हमने पश्चिम सभ्यता से कहीं से सीखी है तो क्या मैं इसे अपनी तारीफ कहूंगा या अपनी बुराइयों की शुरुआत करूंगा? सर, आप कह रहे हैं किचन में क्या कोई खाता है, इससे दिक्कत है। अभी हाल ही में हमने देखा एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्य ने मांस पर बैन लगा दिया। अब ये क्या कल्चर है सर? अगर मैं मीट खाना चाहता हूं, आप नहीं खाना चाहते, आपको आपका शौक मंजूर, मुझे मेरा शौक छोड़ दीजिए। ये बीजेपी की सरकार क्यों तय करना चाहती कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं? देखिए, बीजेपी की सरकार ने इसको कहीं तय नहीं किया कि मीट कौन खाए कौन ना खाए। कहा ना हफ्ते भर आप मीट नहीं खा सकते, उन्होंने ना बिकेगा। अगर किसी धार्मिक भावनाओं को सम्मान करते हुए 9 दिन के नवरात्र होते हैं, मीट नहीं खाते हैं। नहीं, आप नहीं खाते ना, जो खाते उनका क्या? वो खाते रहे, नहीं खाने। अरे सर, आप जब इजाजत ही नहीं दे रहे मीट बेचने की तो फिर कोई खाएगा कैसे? हमने कहा कि उस 4 दिन अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को देते हुए, धार्मिक भावनाओं को सम्मान करते हुए, अगर हमारी सरकार ये चाहती है कि इस पर 4 दिन के लिए रोक लगाई जाए, हम चाहते कि वो तो जैनियों की भावना है ना सर। कोई बात नहीं, तो वो तो जैनी हुए 1-8% से भी कम, ठीक है। जो हिंदुस्तान में मीट खाने वालों की तादाद 2/3 है कुल जनसंख्या की। तो अब उनकी उनकी धार्मिक भावनाओं का क्या, उनकी भावनाओं का क्या? लेकिन अगर कुछ सीमित समय के लिए है ना, सिर्फ 4 दिन के लिए सर, वो तो ये जैन फेस्टिवल हुआ ना, उसके बाद नवरात्र आएंगे, फिर रमादान आएंगे। 9 दिन के नवरात्र में भी मंत्री जी आप कहेंगे कि मीट नहीं मिलना चाहिए? मैं कहता हूं कि अगर धार्मिक भावनाओं के सम्मान के लिए, अगर कोई थोड़े समय के लिए, एक ये सम्मान की बात है, उसके बाद भी किसी ने घर में खाया होगा तो हमने तो रोक तो नहीं लगाई। पर आप खरीदने ही नहीं दे रहे ना सर, आपने तो प्रतिबंध अपनी तरफ से लगा दिया। हमने कहा कि वहां खुले में मांसाहार ना बिके। नहीं, तो मेरा सीधा सवाल है घर में मांस, चलिए इस बार तो जैन फेस्टिवल में ही हो गया, क्या आपके हिसाब से यही मीट खाने का प्रतिबंध नवरात्र में भी होना चाहिए, जब 9 दिन ज्यादातर लोग उस वक्त तो मीट नहीं खाते? देखिए, नवरात्रों के दिनों के अंदर जहां नहीं खाया जाता, महाराष्ट्र की सरकार ने इसकी शुरुआत की है और महाराष्ट्र की सरकार ने एक धर्म के लिए की है। अब देश की सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, ये त्योहार नहीं, पर राज्य सरकारों को भी करना चाहिए। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, उससे बचे नहीं। इसी लॉजिक से, चूंकि उस लॉजिक को आप डिफेंड कर रहे हैं, इस लॉजिक से तो नवरात्र में ज्यादा लोग मीट नहीं खाते, ज्यादा लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो उस हिसाब से आप ना दीजिए मीट। देखिए, मेरा तो कहना यह कि अगर किसी की, आपके किसी त्याग की वजह से और अगर किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को सम्मान मिलता है तो मैं समझता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप रेकमेंड करेंगे? मैं कहूंगा कि अगर घर में आपके में बैठ के खाना, आप खाइए, कहीं से पर 9 दिन मीट नहीं बिकना चाहिए हिंदुस्तान। 9 दिन अगर जितने भी दिनों के लिए, ये व्यवस्था, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा, भारत सरकार का होगा। महाराष्ट्र की सरकार ने जिन परिस्थितियों में ये लिया है, ये उनकी सरकार का विषय नहीं, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब आप बात करते हैं सांस्कृतिक प्रदूषण की, तो कुल मिला के आप बात कर रहे हैं भगवाकरण की, कि मतलब संस्कृति जो अब तक चली आ रही है उसको हटाइए, इतिहास जो अब तक चला आ रहा है उसको हटाइए, भगवा इतिहास, भगवा संस्कृति। देखिए, 16 मई 2014 को 125 करोड़ लोग के देशवासियों ने ये जानते हुए कि क्या बीजेपी है, क्या आरएसएस है,
एक क्लियर मैंडेट इस देश की सरकार को दिया है। तो अगर भगवाकरण करने का दोष आप किसी को देना चाहते हैं तो 125 करोड़ भारतवासियों को दीजिए, जिन्होंने ये फैसला किया कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अब अगर आप इस विषय में काम करने के लिए, कि अगर हम ये बात करते हैं कि हम अगर अपने हिंदुत्व की बात करते हैं या हम अपने संस्कारों की बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, और ये भगवाकरण है, तो मुझे खुशी है ऐसा भगवाकरण करने के लिए। पर सर, ये तो चीटिंग है जनता के साथ, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ तब तो आपने वोट मांगा विकास के नाम पे, ग्रोथ के नाम पे, नौकरियों के नाम पे। तब थोड़ी आपने कहा था कि मैं आपको मीट नहीं खाने दूंगा, तब थोड़ी आपने कहा था कि आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, आप जर्मन नहीं पढ़ पाएंगे। ये जो आपका एजेंडा है, ये तो पीछे वाली खिड़की से बाद में एंटर हुआ ना, चुनाव के दौरान तो आपने ये सब नहीं कहा। देखिए, विकास मेरा मुख्य मुद्दा है, लेकिन विकास के साथ साथ भारत की भारतीयता को बचाए रखना, भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना, क्या यह सरकार का धर्म नहीं है? और हम वही काम कर रहे हैं। जनता ने आरएसएस को जानते हुए, बीजेपी को जानते हुए, भगवा एजेंडा को जानते हुए वोट दिया, हिंदुत्व को जानते हुए वोट दिया। सर, जनता ने ना आरएसएस को वोट दिया, ना भगवा एजेंडा को वोट दिया। आप तो बल्कि कहते थे कि आरएसएस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आप आरएसएस को जानते हुए आपने वोट दिया। कि आप जिसे सेफ्रनाइजेशन कहते हैं, मेरे यहाँ पे शब्द ही नहीं, मेरी शब्दावली में सेफ्रनाइजेशन कोई शब्द नहीं। ये शब्द उन लोगों का इजाद किया हुआ शब्द है जो ये आरोप थोपना चाहते हैं कि आखिरकार सेफ्रनाइजेशन हो रहा है। किस चीज का सेफ्रनाइजेशन हो रहा है? हम क्या ऐसा काम किया जिसका हम, और किसे व्हाट इज सेफ्रनाइजेशन? भारत की संस्कृति की बात करना, भारतीयता की बात करना, क्या सेफ्रनाइजेशन है? क्या आप ये चाहते हैं कि रामायण, महाभारत, भगवत गीता ये अनिवार्य हो जाए, हर स्कूल में पढ़ाया जाए? मैं कहता हूं क्यों नहीं, मैं चाहूंगा। ये एक संस्कृति मंत्री होने के नाते भारत की आत्मा जिन तीन ग्रंथों के अंदर अगर मैं कहूं बसी हुई है, और जिन ग्रंथों की पहचान सिर्फ भारत नहीं विश्व के कोने कोने में हुई है। मॉरिशस जैसे देश ने आज आखिरकार एक बाय एक्ट ऑफ लॉ वहां रामायण भवन बनाया है, और विश्व के अन्य कोनों कोनों के अंदर गीता की स्वीकार्यता है। ऐसे ग्रंथों को विश्व स्वीकार करने को तैयार बैठा है, और मैं अपने भारत के करिकुलम में क्यों ना डालूं? मैं चाहूंगा कि मेरे भारत का हर बच्चा। तो क्या आप शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी से कहेंगे, कोशिश चल रही है इसकी? बिल्कुल कहूंगा, और कहा भी है। कहा भी है? हाँ। उनकी तरफ से क्या है? उनकी तरफ से जो भी जवाब आएगा, सरकार एक फैसला लेगी कि किस तरह से करिकुलम के अंदर हम अपने इन विषयों को। पर मुझे ये बताइए कि जहां एक तरफ आप चाहते हैं कि रामायण, महाभारत, भगवत गीता अनिवार्य हो जाए, बाइबल का क्या, कुरान का क्या? करीब 15% जनता ऐसी है जो कुरान में आस्था रखती है, कुरान नहीं पढ़ना देखिए, चाहती। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कुरान और बाइबल में मेरी आस्था नहीं है या गुरु ग्रंथ साहब में मेरी आस्था नहीं है। अनिवार्य तो आप केवल गीता को करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल और कुरान अलग विचारधारा के ग्रंथ हैं, और महाभारत, रामायण और गीता ये अलग विचारधारा के ग्रंथ हैं। गुरु ग्रंथ साहब अलग विचारधारा के ग्रंथ हैं। मेरा पूरा सम्मान है इन सभी धर्म ग्रंथों में, लेकिन अगर बाइबल और कुरान को आप इन तीन ग्रंथों से नहीं, क्यों? जीवन जीने की एक अलग शैली की गीता। सर, कमाल की बात है, अगर आप अनिवार्य करना चाहते हैं तो सबको बराबर से अनिवार्य कीजिए। ये थोड़ी कि जो आपको जमे उसको अनिवार्य कीजिए। देश की 15% जो मुस्लिम जनसंख्या है उन्हें आप कुरान ना पढ़ाने दीजिए। नहीं, मैं ये क्यों कहूंगा कि मैं कहूंगा कि ये ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है, किसी रिलीजन के ग्रंथ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, बाइबल के अंदर सिर्फ ईसाइयत के बारे में लिखा गया, और ईसाइयत रखे, हमें सम्मान है पूरा बाइबल के प्रति, हमें सम्मान है पूरा कुरान के प्रति। और कुरान और बाइबल के अंदर जो भी अच्छी आयतें हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, हम पूरे स्वीकार करके उसको पूरे देश, विश्व को, देश को पढ़ाना चाहते हैं। उसमें हमें कोई शिकायत नहीं। अनिवार्य आप ही नहीं, अनिवार्यता मैं इसलिए करना, तीनों हिंदू धर्म जो है, मैं वो हिंदू धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ की किसी भी ग्रंथ की है वो, लेकिन वो हमारे भारत की एक आत्मा के रूप में एक विचार। भारत की आत्मा कौन तय करेगा? वो आत्मा जो 85% जनता को मंजूर है, बाकी जो 15% जनता, उसका क्या सर? आप तो मंत्री हैं 100% जनता के लिए, सोचते हैं आप केवल 85% के लिए? 100% जनता के लिए। मैं उन किताबों में से, मैं बाइबल और कुरान की अच्छी आयतों के में से जो चीजें हमारे राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य हैं, मैं उनको हर एक बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं। अच्छाइयों की बात हम हर जगह करते हैं, गाय मांस पर काटने, गौ मांस पर प्रतिबंध की बात कुरान भी करता है, उलेमाओं ने भी की है, धर्मगुरुओं ने, मौलानाओं ने भी की इसका तो अब एक स्टेप आगे चलते हुए फिर आप कहेंगे कि संस्कृत को भी अनिवार्य कर दीजिए। मैं बिल्कुल चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे को जब एक चॉइस दी जाए कि जर्मन और संस्कृत में से वो क्या पढ़े, तो मैं चाहूं, और हिंदी पढ़े, उसको जर्मन तो सीख ले वो। मैं नहीं चाहता आप चॉइस कहां दे रहे हैं सर? आप तो कह रहे हैं कि जर्मन आप पढ़ नहीं सकते, आप केवल संस्कृत पढ़िए। ना, मैं चाहता हूं वो संस्कृत पहले पढ़े, उसके बाद जर्मन भी पढ़े। आप संस्कृत के स्तर को बेहतर कीजिए, लोकप्रियता को बढ़ाइए, कि लोगों में एक जागरूकता बने कि नहीं, मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूं, मैं क्यों जर्मन पढ़ूं, वो आप करते नहीं है।
ऐसी भाषा को आप जबरदस्ती करके जोर दे रहे हैं ताकि लोग एकदम परेशान होकर वो पढ़ें। आप उनकी मर्जी पे छोड़िए ना, हर चीज अनिवार्य क्यों? देखो, मैं उनकी मर्जी पर छोड़ना चाहता हूं कि वो जर्मन में सीखे, वो फ्रेंच सीखे, स्पेनिश सीखे, लेकिन मैं कहता हूं उससे सीखने से पहले अगर उस बच्चे को, यहाँ के बच्चे को हिंदी नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती और उसे जर्मन और फ्रेंच और स्पेनिश आती है, यही तो जिसे मैं कल्चरल पॉल्यूशन कह रहा हूं, वही तो मैं उसी की तो बात कर रहा हूं कि मेरा देश का युवा, मेरे देश का बच्चा, मलयाली जो बोलता है, वो क्यों हिंदी सीखे? हमने कभी नहीं कहा कि तमिल वाला बच्चा अपनी तमिल ना बोले, लेकिन एक भाषा, कोई तो देश की एक आइकॉन भाषा होगी। पर ये तो बहुत 1960 में इस पे बहुत बहस हो चुकी है, कोई भाषा हुई, लड़ाइयां हो चुकी है, 740 भाषाएं इस देश के अंदर हैं, 22 भाषाएं आज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं कि तमिलनाडु में भी हिंदी अनिवार्य हो जाए। मैं कहता हूं कि अगर वो सीखना चाहें, नहीं सीखना चाहें, आप सब चीज अनिवार्य कर रहे थे। मैं हिंदी और संस्कृत में विदेशी भाषाएं सीखने की बात कर रहा हूं, अपनी तमिल और ये मेरी देश की भाषा, इनके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा बच्चा जर्मन सीखने से पहले, स्पेनिश सीखने से पहले हिंदी सीखे, संस्कृत सीखे, ये मैं चाहता हूं। मेरी कल्चरल प्रोटेक्शन का मेरा एक तरीका है और इसे मैं किस तरह से हम लागू कर सकते हैं, हम लागू करना चाहेंगे। साथ ही कहीं ना कहीं अब दिखने में आ रहा है कि पंडित नेहरू के खिलाफ आपने जंग छेड़ दी है। हाल में आप बड़े विवादों में थे जब आपने कहा कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नक्शा आप बदलना चाहते हैं, कि उसको एक म्यूजियम ऑफ गवर्नेंस बनाना चाहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का स्मार्ट सिटी का कैंपेन भी आएगा, ISRO का जो मार्स की फ्लाइट है वो भी आएगी। अब जितने भी पुराने हिस्टोरियंस हैं वो आपसे एकदम जंग करने के मूड में हैं। इसमें रोमिला थापर, अनन्या वाजपेयी, गोपाल कृष्ण गांधी, इन सब ने कहा है कि नेहरू मेमोरियल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्मरण में बनाया गया था। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के बारे में जो बात करते हैं, मैं समझता हूं उन बड़ी संकीर्ण दृष्टि के लोग हैं। उन्होंने शायद नेहरू मेमोरियल जब 1964 में बना था, इसका आर्टिकल्स ही और मेमोरियम ही नहीं पढ़ा है। अगर वो पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसकी 2 लाइन आपके सामने पढ़ के सुनाऊं, तो मैं समझाना चाहता हूं। नहीं, पर कहीं ना कहीं मैसेज ये जा रहा है कि पंडित नेहरू की हिंदुस्तान में जो जगह है उसको आप कम करना चाहते हैं मंत्री। हमारा कोई सोच ना तो उनकी नाम बदलने का है, ना उनको अंडरमाइन करने का है, लेकिन जिस कारणों के लिए, जिस व्यवस्थाओं के लिए, जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नेहरू मेमोरियल स्थापित किया गया था, उनके एक उद्देश्य की मैं 2 लाइनें मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला कारण था कि जवाहरलाल नेहरू के परिवार और उनके विषय के अंदर सारी ज्ञान इसमें हो। दूसरा कारण मैं पढ़ना चाहता हूं, टू एक्वायर, मेंटेन, प्रिजर्व पेपर्स ऑफ नेशनल लीडर्स, आई रिपीट, लीडर्स, नॉट लीडर, लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, एंड मॉडर्न इंडिया मीन्स आप समझ सकते हैं उस पर कौन नहीं हो सकता, एंड अदर एमिनेंट इंडियंस who distinguish themselves in any field and with a special reference to freedom movement। तो क्या फ्रीडम मूवमेंट किसी एक की बपौती थी? क्या नेशनल लीडर्स में सिर्फ एक ही नाम है? पर नहीं, कहीं ना कहीं जो मैसेज जा रहा है, क्योंकि वो गांधी, देखिए राजनीतिक मैसेज भी तो है, वो गांधी परिवार के थे सदस्य, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से आपकी राजनीतिक लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं उनके वर्चस्व को, उनकी जगह को आप कम करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, बाकी लीडर्स हैं, आप अपना एक नया म्यूजियम बना लीजिए ना, कौन रोकता है? अरे भाई, हमने 10 करोड़ रुपए खर्च कर वहां पर एक म्यूजियम नया बना रहे हैं, जिसके अंदर मॉडर्निटी ऑफ इंडिया होगा, जिसके अंदर फ्रीडम कल्चरल मूवमेंट होगा, और वहां की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसके डायरेक्टर, जिसकी स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की नियमों के विरुद्ध, और मैं तो कहता हूं इथिक्स के विरुद्ध। 16 मई को इस देश की जनता ने मैंडेट दे दिया था कि एनडीए की, बीजेपी की सरकार इस देश में बनेगी प्रचंड बहुमत के साथ। 19 मई को चुनाव आयोग की सुझाव के बावजूद 12 मई 2014 को चुनाव आयोग आदेश देता है कि किसी भी तरह का नेहरू मेमोरियल का किसी की नए पद क्रिएट करने या बनाने की व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए, जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। 14 मई को कैबिनेट कमेटी फैसला ले लेती है कि महेश रंगराजन उसके अध्यक्ष बनेंगे। उसकी घोषणा नहीं करती, लेकिन प्रपोजल पर फैसला ले लेती है, और चुनाव आयोग ने कहा प्रपोजल ही नहीं शुरू हो सकता। 16 मई को देश में सरकार बनने की घोषणा हो गई, बीजेपी की सरकार। 19 मई को घोषणा होती है कि जब तक रिटायर होंगे ये उस पद पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये दोष किसका है? कांग्रेस सरकार का। हमारी सरकार ने तो आज हटाएंगे महेश रंगराजन। 15 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं किया हमने, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने इस बात की शुरुआत की है, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि विसंगतियां करने का तरीका आपका है। सरकारों की किस तरह से नियमों की अनदेखी कर कर आपने जो किया है, अभी तक हमने 15 महीने से इन्हीं महेश रंगराजन की समिति ने फैसला किया है कि हम नेहरू मेमोरियल में 10 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है। आज की सरकार, मोदी जी की सरकार खर्च कर रही है।
गांधी स्मृति दर्शन पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर उसे हम नया रूप दे रहे हैं, तो इसे आप कहेंगे कि हम अंडरमाइनिंग कर रहे हैं या सेफ्रोनाइजेशन कर रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी जिसके अध्यक्ष रविंद्रनाथ टैगोर रहे कोलकाता की, उसके अंदर कुछ काम करना बेमानी है। ललित कला अकादमी के अंदर नया काम करना, 39 संस्थाएं हमारी संस्कृति मंत्रालय के अंडर में। गांधी परिवार के वर्चस्व को कम करना भी सांस्कृतिक प्रदूषण के एजेंडे के तहत आता है। गांधी परिवार के एजेंडे को हम क्यों कर रहे हैं? हमने कब कहा कि हम नेहरू का नाम बदलना चाहते हैं? हमने कब कहा कि हम नेहरू की तस्वीरें हटाना चाहते हैं, इतिहास हटाना चाहते हैं? लेकिन जो आर्टिकल मेमोरेंडम कहता है कि वहां हर उस भारतवासी की जिसने मॉडर्न इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया हो, उसका इतिहास भी वहां हो सकता है, होना चाहिए। वह रखना पाप है क्या? कहीं कोई आरएसएस और संघ का एजेंडा है। मैं अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पिछली सरकारों के इस एजेंडे को कोई गली मोहल्ला सड़क एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी का नाम पे राजीव गांधी नेहरू इंदिरा अगर रखना था, तो ये तो लोगों को शिकायतें थी। हमने तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन क्या आप बदलना चाहेंगे इसका नाम? हमने हमारी कोई सोच नहीं, क्योंकि आपने औरंगजेब रोड का नाम तो बदल के एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया। ऐसे टाइम पर जब सरकारी नियम दिल्ली में कहते हैं कि किसी पुरानी सड़क का नाम नहीं बदल सकते, आप नई सड़क को नया नाम दे सकते हैं, पुरानी सड़क का नहीं बदल सकते। देखिए, वो दिल्ली की सरकार ने किया है, और मैं समझता हूँ औरंगजेब कोई आदर्श नहीं थे। हमारे प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा का ही प्रेरक हो सकता है, प्रेरणा स्रोत ही प्रेरक हो सकता है। औरंगजेब रोड का नाम भी बदलकर एक ऐसे महापुरुष के नाम पर किया है जो मुसलमान होते हुए भी इतना बड़ा राष्ट्रवादी और मानवतावादी इंसान था। अब एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पर किया गया है। आपने हमें वक्त दिया डॉक्टर शर्मा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।